Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 3। हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। फुल टर्म प्रेगनेंसी से पहले इंटेंशनल या वॉलेंट्री प्रेगनेंसी के समापन को इंड्यूस एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। संपूर्ण विश्व में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म कराए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड की कुल प्रेगनेंसीज का 1/5 भाग है। निश्चित रूप से जनसंख्या को घटाने में MTP का सिग्निफिकेंट रोल है, फिर भी इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस तथा सोशल इशू के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि MTP को एक्सेप्ट या लीगलाइज किया जाए या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके मिस यूज को रोकने के लिए 1971 में MTP को कड़ी शर्तों के साथ लीगलाइज कर दिया। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी फीमेल फोर्टिसाइड तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो इंडिया में बहुत अधिक हो रहा था। इसके साथ ही MTP कुछ विशेष मामलों में होती है जहां कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी से माँ अथवा फीटस या दोनों को नुकसान हो सके। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक्स तक की अवधि में कराया जाने वाला MTP कंपैरेटिवली अधिक सुरक्षित माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन अधिक खतरनाक हो जाता है। MTP अमेंडेड एक्ट 2017 में भारत सरकार का इरादा इलीगल एबॉर्शन तथा इसके परिणाम स्वरूप होने वाली परेशानी जैसे मैटरनल मॉर्टेलिटी एवं मॉर्बिडिटी जैसे घटनाओं को कम करना है। इस एक्ट के अनुसार MTP जब प्रथम 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी में करते हैं तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेनी पड़ती है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स से ऊपर लेकिन 24 वीक्स से कम है तो MTP के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेना जरूरी है। हम बात करेंगे ग्राउंड्स फॉर MTP। पहला, प्रेगनेंसी से माँ की लाइफ को खतरा हो या फिजिकल या मेंटल हेल्थ को नुकसान हो। दूसरा, जन्म लेने वाले बच्चे को फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी तथा हैंडीकैप होने का खतरा हो तो MTP करा सकते हैं। हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। तो इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात देखने में आई है कि अधिकतर MTP इलीगली अनक्यूज यानी नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी समस्या फीटस के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस का मिस यूज होना, जिसमें फीमेल सेक्स वाले फीटस की MTP द्वारा फोर्टिसाइड करा लेते हैं, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। इस प्रकार के प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह यंग मदर और फीटस दोनों के लिए डेंजरस होती है। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस से बचाव के लिए जानकारी देने के साथ साथ इलीगल एबॉर्शन में जान के खतरे को भी जानकारी देनी चाहिए। बात करेंगे 5 MTP अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना। कंट्रासेप्टिव फेलियर के कारण से प्रेगनेंसी का हो जाना, रेप से प्रेगनेंसी हो जाना, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से प्रेगनेंसी का हो जाना। अब हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स द्वारा फैलने वाली बीमारी को सामूहिक रूप से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या विनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं गोनोरिया हो गया, सिपेलिस हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, क्लमाइडियासिस हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स हाल ही में सबसे अधिक चर्चित तथा मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी तथा HIV का इन्फेक्शन निम्न के द्वारा फैल सकता है। पहला, इन्फेक्टेड नीडल, दूसरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, चौथा इन्फेक्टेड मदर से फीटस में। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज तथा HIV इन्फेक्शन को छोड़कर बाकी सभी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पूरी तरह क्यूरेबल है, बशर्ते इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचानना एवं प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। ठीक है, इन सभी रोगों के अर्ली सिम्टम बहुत ही मामूली होते हैं, जैसे जेनाइटल रीजन में ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, हल्का पेन तथा स्वेलिंग आ जाना। इन्फेक्टेड फीमेल प्रायः एसिम्प्टोमेटिक रहती है तथा लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। इन्फेक्टेड पर्सन का समय पर पता तथा प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने के निम्न कारण हैं। पहला, इन्फेक्शन की शुरुआती अवस्था में सिम्टम का एब्सेंट या लेस सिग्निफिकेंट होना।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जुड़े सामाजिक कलंक यानी सोशल स्टिग्मा का डर, इसके फलस्वरूप आगे चलकर निम्न कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी तथा कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक हेल्दी सोसाइटी के लिए खतरा है, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत इन बीमारियों के प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन तथा क्योर को प्राथमिकता दी गई है। वैसे तो सभी लोग इन इन्फेक्शन के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष, जिसमें आप भी आते हैं, में ये रोग बहुत अधिक संख्या में रिपोर्ट किए गए हैं। घबराने यानी पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रिवेंशन संभव है। आप इन इन्फेक्शन से पूरी तरह फ्री रह सकते हैं, बशर्ते आपको सिंपल प्रिंसिपल का पालन करना पड़ेगा। पहला, किसी अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना करें। क्वाइटस के समय सदैव कॉन्डोम का उपयोग करें। यदि डाउट हो तो तुरंत अर्ली डिटेक्शन के लिए योग के डॉक्टर से मिले तथा डिजीज डायग्नोस हो जाने पर पूरा ट्रीटमेंट कराएं। हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। भारत सहित पूरे विश्व में कपल्स इनफर्टाइल हैं, अर्थात अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, असुरक्षित यौन संबंध के अलावा वे बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फिजिकल, कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। इंडिया में प्रायः बच्चा पैदा ना होने में फीमेल को दोष दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता। यह समस्या पुरुष यानी मेल पार्टनर में भी हो सकती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक के द्वारा डायग्नोसिस में सहायता मिल सकती है तथा कुछ डिसऑर्डर को ट्रीट करके कपल्स को बच्चे पैदा करने में सहायता करते हैं। अगर ये डिसऑर्डर को ठीक करना पॉसिबल ना हो तो कुछ स्पेशल टेक्निक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART द्वारा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। बॉडी के बाहर लगभग शरीर के अंदर जैसे सिमिलर कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराने के फलस्वरूप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी ET करते हैं। इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसमें वाइफ यानी डोनर फीमेल से ओवा तथा हस्बैंड डोनर मेल से स्पर्म को एकत्र कर लैब में साइमुलेटेड कंडीशन में जायगोट बनाने को इंड्यूस किया जाता है। हम बात करेंगे जिप्ट या जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो यानी 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। 8 से अधिक ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं, जो IUT और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहलाता है। ऐसी फीमेल जो कंसीव नहीं कर सकती है, उसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन द्वारा बने एम्ब्रियो को भी ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जा सकता है। फीमेल के अंदर गैमिट के फ्यूजन को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हम बात करेंगे जिप्ट के, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इसका प्रयोग ऐसे फीमेल में करते हैं जो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए सूटेबल वातावरण प्रदान कर सकती है। जिप्ट में डोनर फीमेल से ओवम को निकालकर इच्छुक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI लैब में एम्ब्रियो बनाने का यह भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। इसमें स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है। हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक की। तो इसका उपयोग ऐसे इनफर्टाइल केस में करते हैं जहां मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर सकते या इजैकुलेट में स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हस्बैंड या हेल्दी डोनर से स्पर्म एकत्र कर फीमेल की वेजाइना या यूट्रस इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है। यद्यपि कई ऑप्शन उपस्थित हैं, किंतु इन सभी टेक्निक में स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल द्वारा एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग की आवश्यकता होती है तथा ये बहुत महंगी भी होती है। ये सुविधाएं कुछ सिटीज़ में ही उपलब्ध हैं तथा इनका लाभ केवल सीमित लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। इन मेथड को अपनाने में इमोशनल, रिलीजियस तथा सोशल फैक्टर भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रोसीजर्स का अल्टीमेट एम होता है संतान की प्राप्ति। भारत में कई अनाथ तथा दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि केयर न की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारे देश का कानून शिशु को लीगल एडॉप्ट यानी गोद लेने की परमिशन देता है तथा जो कपल्स बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह बेस्ट मेथड है। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की। बच्चों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।